हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज माथुर। मैं एक ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं फिजियो एक्सीलेंस का डायरेक्टर हूँ। हमारे जयपुर में 5 सेंटर्स हैं। आज हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट के बारे में, जो कि टीकेआर की तरह जाना जाता है। तो पूरा नाम इसका होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट कब कराना चाहिए, नी रिप्लेसमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं, नी रिप्लेसमेंट में क्या क्या मिथ्स हैं, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जेपी माहेश्वरी, जो कि एक जयपुर के जाने माने सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जेपी माहेश्वरी, एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर। और फॉर द लास्ट 28 इयर्स मैं ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस में हूँ एंड करेंटली मैं काम कर रहा हूँ ज्योति हॉस्पिटल विश्वकर्मा जयपुर सीकर रोड पर एज कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम स्पेशली नी और हिप की लिगामेंट इंजरीज एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट और स्पेशलाइजेशन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आज हम टीकेआर के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे, जो कि टोटल नी रिप्लेसमेंट कहलाता है। तो सर, हमारा पहला सवाल है कि कितनी दिक्कत घुटने में होने के बाद नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए पेशेंट को? देखिए, नी रिप्लेसमेंट घुटने के दर्द का आखिरी ऑप्शन है और उसे हमेशा आखिरी ऑप्शन ही रहने देना चाहिए। तो अगर आप पहले खूब पेन दर्द की दवाइयाँ ले चुके हैं, ऑर्थोपेडिशियन को दिखा चुके हैं, फिजियोथेरेपी ले चुके हैं, रेस्ट कर चुके हैं, अगर ये सारा ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं और आपको रिलीफ नहीं आया है, या फिर रिलीफ आया लेकिन टेम्पररी आया और धीरे धीरे वो रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन आपकी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको फिर फाइनली ऐसा सोचना चाहिए कि शायद अब जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। सर, टीकेआर की सही उम्र क्या होती है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं कि इतनी एज के बाद ही कराएं या इतनी एज के पहले ही कराएं, और आजकल देखा जा रहा है कि कुछ यंग एज में भी नी खराब हो रहे हैं। तो एक सही एज क्या होती है टीकेआर कराने की? देखिए, देखा जाए तो टीकेआर कराने की एज सच कोई फिक्स्ड एज नहीं है। वो आपकी बीमारी पे करंट स्टेज क्या है और वो किस स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है, दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। जैसे अमूमन जो जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र के साथ जोड़ घिसते हैं, उनमें हम देखते हैं कि 60-65 साल तक अक्सर मरीज़ को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जनरली उसके बाद में ही टीकेआर की एडवाइस दी जाती है। लेकिन आजकल कम उम्र के मरीज़ों में भी ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, जिसका मेन कारण है प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं होना। लोगों की सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इस कारण हड्डियाँ जल्दी कमज़ोर हो रही हैं। दूसरा, ओवरवेट हो जाते हैं लोग, उसके कारण कम उम्र में हड्डियाँ घिस जाती हैं। पहले से किसी को गठिया हो, उनमें ये कम उम्र में जोड़ बदलना ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई पुराना फ्रैक्चर रहा हुआ हो उनको, या जन्मजात कोई ऐसा विकृतियाँ हो, कईयों के जन्म से ही घुटने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसे लोगों में फिर कोई एज नहीं है। कम उम्र में 35-40 साल की उम्र में भी जोड़ बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो आर्टिफिशियल नी इस्तेमाल होता है टीकेआर में, उसका लाइफ कितनी होती है और वो कितने प्रकार के आते हैं? देखिए, लाइफ नॉर्मली कहा जाता है कि 15 से 20 साल तक उनकी लाइफ होती है, लेकिन वो केवल कंपनी पे डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है, एक तो सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फैक्टर हैं: सर्जन फैक्टर, पेशेंट फैक्टर और इम्प्लांट फैक्टर। एक तो उसको प्रॉपर डालने के लिए एक्सपीरियंस सर्जन चाहिए, जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो, कई सालों का उनको एक्सपीरियंस हो, तो उसकी लाइफ ज़्यादा चलेगी। सेकंड, पेशेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ने आपको किस तरह से घुटने का ध्यान रखने को कहा, ऑपरेशन के बाद आपने वो ध्यान रखा कि नहीं रखा, उससे भी लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। और तीसरा, आप किस तरह का इम्प्लांट डलवा रहे हैं। कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ लंबी होती है, जिनमें वियर एंड टीयर कम होता है। तो ये तीनों फैक्टर्स मिलकर के डिसाइड करते हैं कि जॉइंट कितने साल चलेगा। लेकिन एक अमूमन हम मान सकते हैं कि 15 साल तक जनरली कोई दिक्कत नहीं आती है। तो नी कितने प्रकार के आते हैं? तो देखिए, एक प्रकार की बात यह है कि सबसे पहले जब नी रिप्लेसमेंट चालू हुआ तो स्टील के जॉइंट से चालू हुआ। धीरे धीरे उनको पता चला कि स्टील के जॉइंट जल्दी घिसते हैं, तो वो टाइटेनियम पे आए जो उससे बेटर था। टाइटेनियम के बाद फिर कोबाल्ट क्रोमियम के ऊपर आए, और अभी आजकल जो लेटेस्ट जॉइंट्स हैं, जो एडवांस जॉइंट्स आ रहे हैं, वो गोल्ड प्लेटेड आ रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है कि इनका जो वियर एंड टीयर होता है, जैसे जैसे हम हायर लेवल के इम्प्लांट पे जाते हैं, उनके घिसने की जो पावर होती है वो धीरे धीरे कम होती है, और उनकी ओल्ड एज ज़्यादा लंबे समय तक वो सर्वाइवल होता है उस जॉइंट का। उसके अलावा भी इसको अपन इम्प्लांट के मटेरियल के अलावा
दूसरे तरह के जॉइंट रिप्लेसमेंट, जैसे कम उम्र में हम लोग UKA कहते हैं, जिसमें जो खाली पूरा जोड़ को ना बदल करके यूनिलेटरल खाली एक साइड का जोड़ जो खराब है उसको बदलते हैं। इसी तरह से कुछ मीडियल पिवट जॉइंट आते हैं, RPF रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन हर जॉइंट हर पेशेंट में नहीं लगाया जा सकता। वो बेस्ट जज आपका डॉक्टर है, वो आपका एक्सरे, आपके रिक्वायरमेंट्स देख करके आपको बेस्ट जॉइंट की एडवाइस देंगे। फिर ऑपरेशन के बाद पेशेंट को क्या क्या करना अलाउड होता है और क्या क्या करना उनको मना होता है? देखिए, टेक्निकली अगर अच्छा जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाए तो मनाही किसी भी चीज़ की नहीं है। आप सब काम अपने कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉन्टैक्ट जो स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे बहुत फास्ट रनिंग है, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं जिसमें इंजरी के चांस ज़्यादा है नी को, वो डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। स्विमिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वॉकिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है ऐसे पेशेंट्स के लिए। सेकेंडली, अवॉइड, जनरली हम लोग पूरा नीचे बैठना मना करते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि उससे थोड़ा वियर एंड टीयर का जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आइडियली पूरा नीचे और इन पेशेंट्स के अंदर मेन जो ऑपरेशन कराने का रीज़न होता है दैट इज़ फॉर पेन रिलीफ। कोई भी पेशेंट TKR इसलिए नहीं कराता कि मैं ज़मीन पे बैठ सकूं या मैं भाग सकूं, मैं क्रिकेट खेल सकूं। उनका वो इतने पेन में होते हैं, उनको जैसे पेन इंप्रूव रिलीफ होता है, ही इज़ अ वेरी हैप्पी पेशेंट। सर, ऑपरेशन के बाद कितने दिन बाद पेशेंट को चलना अलाउड होता है या सीढ़ी चढ़ना अलाउड हो जाता है? नॉर्मली तो नेक्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन, फर्स्ट डे आज आपका ऑपरेट हुआ, अगले दिन से आप विद सपोर्ट चलना अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट नेक्स्ट डे से चालू हो जाता है। और फिर जैसा पेशेंट फिजियोथेरेपी में कोऑपरेट करे, सबकी एक्सरसाइज की और पेन की टॉलरेंस अलग अलग होती है। सेकेंड थर्ड डे से कुछ पेशेंट्स और थर्ड डे से ही विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट वॉकर वगैरह चल लेते हैं। जनरली स्पीकिंग 15 दिन पे या 3 हफ्ते पे जब स्टिच निकल जाते हैं तब जनरली बाहर का सपोर्ट भी हट जाता है, और फिर हम ग्रेजुअली पेशेंट की मसल रिकवरी को देखते हुए उन्हें स्टेयर्स भी अलाउ कर सकते हैं। सर, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को क्या क्या ध्यान रखने का आप एडवाइस देते हैं घर जाने के बाद? एक तो उसे एक थोड़ा क्लीन एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत मेजर सर्जरी है। स्पेशली वो पेशेंट्स जिनमें कोमॉर्बिड फैक्टर, जैसे डायबिटिक है, कोई कार्डियक पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों से शुरुआती दिनों में आना जाना ना रखें, जिससे वूंड इन्फेक्शन, स्टिच लाइन इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, शुगर है, थायराइड है, BP है, उनको आप प्रॉपर कंट्रोल में रखें, वो आपकी रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ये तो इमीडिएट है, जैसे आपको एंटीबायोटिक्स बताई गई हैं, पेन किलर बताए गए हैं, उनको रेगुलर यूज़ करें। एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के आप गाइडेंस में रहें जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके, कितना चलना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म एडवाइस की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सरसाइज आपको एक बार रेगुलर फिजियोथेरेपी पूरी होने के बाद बताई जाए, उनको आप बाद में भी अपने लाइफस्टाइल में लाएं। अपना वेट कंट्रोल में रखें, रेगुलर 3 महीने 6 महीने जैसे सर्जन बताएं फॉलोअप में आते रहें। कैल्शियम डाइट का, सप्लीमेंट का ध्यान दें, वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ने दें, अपना एक्टिविटी लेवल बना के रखें। ये सब चीज़ें करने से हमारे जॉइंट, जो आर्टिफिशियल जॉइंट है, उसकी लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आजकल मार्केट में बहुत सारे मिथ्स भी हैं TKR को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि ऑपरेशन कराने के बाद हम जितना अभी चल रहे हैं उतना भी नहीं चल पाएंगे, या हम आलती पालती नहीं लगा पाएंगे, या सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होगी। और जो यंग एज में होते हैं उनको लगता है कि हम गाड़ी चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। तो इनमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है मार्केट में। तो इन क्वेश्चंस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को कैसे क्लियरिटी आए कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? देखिए, किसी भी पेशेंट को ध्यान देना है कि सबसे पहले आप एक प्रॉपर डॉक्टर सेलेक्ट कीजिए। बिकॉज हर पेशेंट के अंदर सर्जरी के रिजल्ट इसलिए अच्छे नहीं आते बिकॉज हर पेशेंट एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं है ऑपरेशन के लिए। हर मरीज जिसको आर्थराइटिस है, डॉक्टर को इवेलुएट करना ज़रूरी है। अगर उसके पहले से न्यूरो की प्रॉब्लम न्यूरो की है, लेकिन हमने ऑपरेट जॉइंट के लिए कर दिया, तो वो उसको ही विल बी अ डिससेटिस्फाइड पेशेंट, और ऐसा पेशेंट और लोगों को भी डीमोरलाइज करेगा कि मैंने तो ऑपरेशन कराया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन, प्लस कईयों के पहले से लकवा होता है और कोई ऐसी मसल की कंडीशन होती है कि जोड़ तो आपने बहुत अच्छा बदल दिया लेकिन वो फिजियोथेरेपी नहीं कर पाते, या वो मोटिवेटेड नहीं है, या वो इतने ओवरवेट हैं कि उनको अदर प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं। तो इसलिए एक तो प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन ज़रूरी है, और एक अच्छा डॉक्टर आपको प्रॉपर सलाह देगा। अगर वो कह रहा है कि ठीक होना है, मतलब आप ठीक होंगे, जैसे बताएं डॉक्टर 1.5-2 महीने उनके आप सुपरविजन में रहिए,
तो आई थिंक मिथ पालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और पालकती मारना तो इजीली मोस्ट जॉइंट्स रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, अनलेस की कोई दूसरी वैसी प्रॉब्लम हो कि वो पूरा पैर में मूवमेंट नहीं हो उनके। और गाड़ी चलाना, स्विमिंग करना, वॉकिंग करना, स्टेयर्स चढ़ना, ये सारी चीज़ें बहुत आराम से हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। आई होप आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम सर से डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करवा के उसका जवाब दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।